नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वीं लोकसभा के आखिरी सत्र के अंतिम दिन लोकसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह सत्र गेम चेंजर रहा है। उन्होंने कहा कि आज का यह दिवस लोकतंत्र की एक महान परंपरा का महत्वपूर्ण दिवस है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के भारत की नींव रखते हुए सत्र के दौरान कई अहम सुधार किए गए। राम का नाम संसद में, जय श्री राम। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके प्रति भी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पांचों वर्ष कभी कभी सुमित्रा जी मुक्त हास्य करती थी, लेकिन आप हर पल आपका चेहरा मुस्कान से भरा रहता था। जहां कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी उस मुस्कान में कोई कमी नहीं आई। अनेकविध परिस्थितियों में आपने बहुत ही संतुलित भाव से और सच्चे अर्थ में निष्पक्ष भाव से इस सदन का मार्गदर्शन किया, सदन का नेतृत्व किया। मैं इसके लिए भी आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। आक्रोश के पल भी आए, आरोप के भी पल आए, लेकिन आपने पूरे धैर्य के साथ इन सभी स्थितियों को संभालते हुए और एक सूझबूझ के साथ आपने सदन को चलाया, हम सबका मार्गदर्शन किया। इसके लिए भी मैं आपका आभारी हूं। बहनें हमें आशीर्वाद दे रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आने वाले 25 वर्ष हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीति की गहमागहमी अपनी जगह पे है, राजनीतिक क्षेत्र के लोगों की अपनी आशा आकांक्षा अपनी जगह पे है, लेकिन देश की अपेक्षा, देश की आकांक्षा, देश का सपना, देश का संकल्प ये बन चुका है। 25 साल वो हैं जो देश इच्छित परिणाम प्राप्त करके रहेगा। ये 5 वर्ष देश में रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, ये बहुत रेयर होता है कि रिफॉर्म भी हो, परफॉर्म भी हो और हम ट्रांसफॉर्म होता अपनी आंखों के सामने देख पाते हो, एक नया विश्वास भरता हो। ये अपने आप में 17वीं लोकसभा से आज देश अनुभव कर रहा है और मुझे पक्का विश्वास है कि देश 17वीं लोकसभा को जरूर आशीर्वाद देता रहेगा। आदरणीय सभापति जी, ये बात सही है कि हमारे कई लोकसभा के, चाहे 17वीं हो, 16वीं हो, 15वीं हो, संसद का नया भवन होना चाहिए, इसकी चर्चा सबने की, सामूहिक रूप से की, एक स्वर से की, लेकिन निर्णय नहीं होता था। ये आपका नेतृत्व है जिसने निर्णय किया, चीजों को आगे बढ़ाया, सरकार के साथ अनेक मीटिंगें की और उसी का परिणाम है कि आज देश को ये नया संसद भवन प्राप्त हुआ है। आदरणीय सभा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य विधानसभा को संबोधित किया। तभी उन्होंने कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि जब मेरी सरकार अपना 8वां बजट पेश कर रही है तो अयोध्या में रामलला के मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। और उन्होंने यह भी कहा कि यह बजट भगवान राम को समर्पित है। साथ ही भगवान राम लोक मंगल के प्रतीक भी हैं। आपका संबंध उत्तर प्रदेश से था,
और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी, देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी करोड़ों किसानों की आवाज को उन्होंने जो बुलंदी दी, सचमुच चौधरी साहब का सम्मान देश के कोटि कोटि अन्नदाता किसानों का सम्मान है। और चौधरी साहब की स्मृतियों को यह एक नमन भी है, विनम्र श्रद्धांजलि भी है। चौधरी साहब का आंकलन, उन्होंने जो सुधार के कार्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में और देश में प्रधानमंत्री के रूप में जो किए थे, वो अविस्मरणीय है। राजस्व में आज जो कुछ सुधार हमें देखने को मिलता है, वह चौधरी साहब की देन है। एक गरीब को उसका अधिकार मिल पा रहा है, चौधरी साहब की देन है। किसानों की आवाज को हर मंच पर तवज्जो दी जा रही है और 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद किसान सरकार के एजेंडे का हिस्सा बन सकता है, यह भी चौधरी साहब की देन है। मैं सोचता था कि अपने बजट भाषण में जब किसानों की बात आएगी तो नेता विरोधी दल अवश्य चौधरी साहब का स्मरण करेंगे, लेकिन बिगड़ी बात बनी नहीं, लाख करो किन कोय, रहे मन फाटे दूध को, मथे न माखन हो। यह स्थिति आज उनकी हो चुकी है। कोई साथ में आने को तैयारी नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि पता नहीं कहां किसको धोखा दे दे। चौधरी साहब का सम्मान किसानों का सम्मान है और उत्तर प्रदेश का सम्मान है। इसलिए बजट के अंदर जब अन्नदाता किसानों की चर्चा हो रही है तो कम से कम इन चीजों का उल्लेख कर देते तो अच्छा रहता। इसमें मुझे लगता है उनका भी सम्मान बढ़ता। इस पूरी चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के 93 माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया और इस चर्चा में भाग लेकर के इसको और रचनात्मक बनाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में इतनी गंभीर चर्चा हो सकती हो, देर देर रात्रि तक सदन चल सकता हो, यह भी देश भी देख रहा है, दुनिया भी देख रहा है। 2017 में हमने अपना पहला बजट उस समय प्रस्तुत किया था। तब भी हम लोगों ने इस बात को कहा था कि हमारा ये बजट मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को साक्षी मान करके हम लोग इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि जब आज हम लोग, मेरी सरकार ने अपना 8वां बजट प्रस्तुत किया है, तब अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य दिव्य और नव्य मंदिर बनकर के आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हो चुका है। रामलला वहां विराजमान हो चुके हैं और इसलिए बजट भी प्रभु राम के श्री चरणों में समर्पित है, क्योंकि लोक मंगल का ये बजट है, इसलिए प्रभु राम लोक मंगल के प्रतीक हैं। ये बजट भी उनके श्री चरणों में समर्पित है। महोदय, अमृत काल के इस पहले बजट में राम राज्य की उन अवधारणाओं को साकार करने का पूरा प्रयास हुआ है। देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने की दिशा से एक सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और लोक मंगल के साथ साथ उत्तर प्रदेश को समृद्धि की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए एक बेहतर रोडमैप के साथ इस बजट को इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर कानपुर से है, जहां उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुए दंगे को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने भारत के अलग अलग राज्यों और जिलों में एक ज्ञापन सौंपकर दंगे में शामिल अराजक तत्वों की गिरफ्तारी की मांग की है और उनके घरों को बुलडोजर चलाने के लिए भी कहा गया है। इसी कड़ी में कानपुर में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष अतुल द्विवेदी के नेतृत्व में सैकड़ों विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार को ज्ञापन सौंपा और उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान प्रांत अध्यक्ष अतुल द्विवेदी ने कहा कि पुलिस और सेना राष्ट्र का प्रतीक है, उस पर हमला करना राजद्रोह है। हमला करने वालों की संपत्ति जब्त करी जाए और राजद्रोह का केस लगाकर उनकी नागरिकता भी समाप्त की जाए। कानपुर महानगर पुलिस कमिश्नर के यहां हल्द्वानी उत्तराखंड में हुए एक साजिशन कांड, कूट रचित कांड के विरोध में आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया के दिशा निर्देशानुसार पूरे देश में जिलाधिकारी और कमिश्नरेट में ज्ञापन देने का निश्चय किया गया था। उसी के तहत कानपुर महानगर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के हमारे तमाम पदाधिकारी व साथी पुलिस कमिश्नर कानपुर महानगर को ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर लखनऊ से है, जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धीरज शर्मा ने निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष धीरज शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग मोदी जी की एजेंसी के रूप में काम कर रहा है। निर्वाचन आयोग ने जो घटना शिवसेना के साथ की, वही घटना शरद जी के साथ भी की है, जबकि शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से मोदी जी की एजेंसी के रूप में काम कर रहा है और उसने जो घटना शिवसेना के साथ करी वही घटना शरद पवार जी के साथ करी, जबकि शरद पवार जी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के संस्थापक हैं और वो जिंदा भी हैं। और जब उनके साथ इस तरह का हादसा हो रहा है कि अगली खबर लखनऊ से है, जहां यूपीएसटीएफ ने वर्ष 2016 में जेल से फरार हुए 1 लाख के इनामी बदमाश जितेंद्र मुसहर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आजमगढ़ जेल से फरार इस बदमाश पर डकैती, हत्या जैसे संगीन अपराध पहले से ही दर्ज है। खबर गाजियाबाद से है, जहां नगर निगम द्वारा किराया बढ़ाने के विरोध में 1702 दुकानदारों ने अपने अपने दुकानों को बंद करके घंटाघर नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि व्यापारियों का कहना है नगर निगम 300 से 500 तक किराया बढ़ा दिया है, जिसको लेकर हमने पहले भी गाजियाबाद के सभी जनप्रतिनिधियों के पास जाकर ज्ञापन सौंपा था, लेकिन किसी ने भी हमारी मांगों को नहीं सुना और हमारी मांगों को नजरअंदाज कर दिया। खबर लखनऊ से है, जहां कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा का बयान सामने आया है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के बीजेपी में जाने की अटकलों को लेकर उन्होंने कहा कि हमने हमेशा गठबंधन धर्म निभाया है। तो अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां पुलिस के हाथों बड़ी सफलता लगी है। आपको बता दें कि मक्खनपुर पुलिस ने मुठभेड़ में 10,000 के नामी शातिर लुटेरा अनुराग उर्फ चूहिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस चेकिंग के दौरान शातिर लुटेरा अनुराग में पुलिस से मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में अनुराग गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस भी बरामद हुआ है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर गोंडा से है, जहां धानेपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक 5 साल की नाबालिग लड़की के साथ गांव के ही रहने वाले 2 नाबालिग लड़कों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। तो वहीं पीड़ित पिता की तहरीर पर धानेपुर पुलिस ने नाबालिग लड़कों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके पीड़िता का जिला महिला अस्पताल में मेडिकल कराकर आगे की जांच पड़ताल में जुट गई। खबर मिर्जापुर से है, जहां समाधान दिवस पर थानों और चौकियों पर सैकड़ों लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया। आपको बता दें कि जिन फरियादियों का समाधान चौकी, थानों या फिर किसी भी समस्या से जूझ रहे फरियादियों की समस्या का समाधान देहात कोतवाली में मजिस्ट्रेट, शहर कोतवाली में कमिश्नर, कटरा कोतवाली में नगर मजिस्ट्रेट ने सैकड़ों लोगों की समस्याओं का समाधान किया। खबर मैनपुरी से है, जहां
जिले के बेवर क्षेत्र के ग्राम वीरपुर खास निवासी 14 वर्षीय दीपांशु पुत्र सुधीर सिंह शनिवार को सुबह मद्दापुर में पूर्व माध्यमिक विद्यालय में स्कूल गया था और स्कूल में टीचर के न आने पर उसने अपने दोस्तों के साथ वो खेल रहा था। अचानक गेंद उछलकर स्कूल के छत पर चली गई, जिससे वह उठाने गया, तभी छत भरभरा कर नीचे गिर गया, जिससे वो बुरी तरीके से घायल हो गया। तो वहीं परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने उसे सैफई रेफर कर दिया। खबर अमरोहा से है, जहां पुलिस को चुनौती दी गई। आपको बता दें कि सराफा कारोबारी और बेटी की गला रेत कर हत्या कर दी गई। वहीं हत्यारों के से शहर में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आला अधिकारियों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला नगर कोतवाली के मोहल्ला कटरा गुलाम का बताया जा रहा है। अगली खबर सुल्तानपुर से है, जहां एक युवक ने अपने आप को ही मरा घोषित करने के लिए मानवता को शर्मसार कर दिया। आपको बता दें कि देहात कोतवाली क्षेत्र के दुबेपुर गांव का रहने वाला विक्रांत वर्मा ने खुद को मरा घोषित करने के लिए अपने 2 साथियों के साथ मिलकर नशे में धुत एक युवक को पकड़कर उसका गला घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। बाद में उसके शव को जला दिया, जिससे कि युवक की पहचान न की जा सके। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद अपने साथियों के साथ आरोपी युवक हरियाणा भाग गया। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी युवक शादीशुदा होने के बावजूद भी उसका अपने ही एक गांव के लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और व्यापार करने के लिए उसने बैंक से मोटी रकम भी ले रखी थी। इन सबसे छुटकारा पाने के लिए उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर यह साजिश रची। नोएडा कमिश्नरेट पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के आदेश पर स्क्रैप और सरिया माफिया रवि काना की 120 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी गई। आपको बता दें कि रवि काना भगौड़ा घोषित किया गया है। वहीं बिसरक इंफोटेक फर्स्ट समेत कई जगह पर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में रवि काना के गुर्गों में हलचल मची हुई है। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां बाबूगढ़ थाना पुलिस में एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि बाबूगढ़ थाना पुलिस और एसओजी टीम ने 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद हुआ है। बताया यह भी जा रहा है कि शातिर हथियार तस्कर ऑन डिमांड हथियारों की सप्लाई करते थे। वहीं पुलिस उन लोगों की भी तलाश कर रही है जो लोग ऑन डिमांड हथियार मंगवाते थे। अगली खबर आगरा से है, जहां डीएम कैंप कार्यालय में शुक्रवार को अनुशासन तार-तार हो गया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी भानुचंद गोस्वामी से बैठक के दौरान खंड विकास अधिकारी बरौली अहिर अनिरुद्ध सिंह ने अभद्रता की, उन पर हमलावर हो गए, मारपीट की कोशिश भी की। मामले में खंदौली के एडीओ पंचायत ने रकाबगंज थाने में जो एफआईआर दर्ज कराई है वो सामने आई है। तो वहीं इससे लेकर कांग्रेस ने योगी सरकार के सुशासन पर भी चुटकी ली है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां पैसों के लेन देन में 2 युवकों के बीच मारपीट हो गई। तभी मारपीट के दौरान एक युवक ने दूसरे युवक पर कढ़ाई का खोलता हुआ तेल डाल दिया। वहीं घटना के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तेल से झुलसे युवक को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। घटना टप्पल थाना के इलाके कस्बे की बताई जा रही है। अगली खबर जौनपुर से है, जहां चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि घर में घुसकर चोरों ने नगदी के साथ लगभग लाखों के आभूषण को चंपत को उड़ा दिया वहां से। वहीं घर के लोगों की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। साथ ही पीड़ित के घर के पास एक कुएं में टूटा बक्सा और बैग भी बरामद हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मामला शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के सबरहद गांव का बताया जा रहा है। खबर लखनऊ से है, जहां ई रिक्शा में अचानक आग लग गई। तभी ई रिक्शा पर मौजूद सवारियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि ई रिक्शा बैटरी में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी। तभी आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया। मामला विकासनगर थाना क्षेत्र के मामा चौराहे का बताया जा रहा है। कतर की राजधानी दोहा में चल रहे एशियन फुटबॉल कप एवं वार्षिक महोत्सव पैसेज टू इंडिया के निरीक्षण में 2 फरवरी 2024 को बिहार जोहार सांस्कृतिक परिषद की प्रेसिडेंट स्मृति त्रिवेदी ने बिहार की कला,
साहित्य, संगीत एवं सांस्कृतिक धरोहर का अद्भुत प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि अपनी टीम की सहभागिता से बिहार और भारतीयता की मनभावन प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। तो वहीं इंडियन कल्चर सेंटर की टीम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ने बिहार की संस्कृति एवं कला की भूरी भूरी प्रशंसा की। सास गारी देवे, देवर समझा देवे, ससुराल गेंदा। सास गारी देवे, देवर समझा देवे, ससुराल गेंदा। खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।